हमारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा। बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर, हरियाणा महिला आयोग की नई अध्यक्ष ने अपना कार्यभार आज संभाल लिया है। उषा प्रियदर्शनी ने अध्यक्ष पद ग्रहण किया, कार्यभार संभाल लिया है और आज कार्यक्रम रखा गया जिसमें बीजेपी नेताओं ने भी शिरकत की। पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मोहनलाल बड़ौली भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा भी पहुंची। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने भी उषा प्रियदर्शनी को शुभकामनाएं दी, महिला सशक्तिकरण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई। और आपको बता दें कि आज पदभार आधिकारिक तौर पर उषा प्रियदर्शनी ने हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन के रूप में ग्रहण कर लिया है। पूर्व चेयरपर्सन हरियाणा महिला आयोग की रेणु भाटिया के इस्तीफे के बाद यह पद खाली हुआ था। बेटी वाले बयान को लेकर विवादों में थी रेणु भाटिया, उसके बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया। अब उषा प्रियदर्शनी हरियाणा महिला आयोग की नई चेयरपर्सन, जिन्होंने आज कार्यभार अपना ग्रहण किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन उषा प्रियदर्शनी ने अपना पदभार आज ग्रहण कर लिया है। लंबे वक्त से राजनीति से जुड़ी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी में करीब 25 सालों से लगातार अपनी संगठन में सेवाएं दे रही थी और अब उनको ये पदभार सौंपा गया है। आधिकारिक रूप पर आज उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है उषा प्रियदर्शनी ने। इस मौके पर पूर्व पार्टी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, इसके अलावा कालका से शक्ति रानी शर्मा, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा मौजूद रहे। उन्होंने नई अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी हैं। उम्मीद जताई है कि महिलाओं के अधिकारों के लिए वो मजबूती से उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगी। तो आज उषा प्रियदर्शनी ने पदभार ग्रहण किया है। 25 साल का राजनीति का अनुभव, ओबीसी और बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी उषा प्रियदर्शनी रह चुकी हैं। राजस्थान में 12 अगस्त 1952 को उनका जन्म हुआ था। परिवार गुरुग्राम में रहता है। पति अधिवक्ता है नीरज प्रियदर्शनी और अधिवक्ता शिक्षित उषा के पति स्नातक तक उन्होंने पढ़ाई की है। राजनीति 25 सालों का अनुभव है। पिछले लंबे वक्त से वो पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं और अब उनको नया पदभार दिया गया है। नई जिम्मेदारी पार्टी ने उनको सौंपी है। वो जिम्मेदारी है हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन के रूप में। आज विधिवत रूप से उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उषा जी को और मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ। ये आयोग का इतिहास अगर हम देखें तो चौधरी बंसीलाल जी ने इस आयोग को शुरू किया था 1999 में और आज इतना बड़ा रूप ले चुका है और हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए अच्छा काम हो, यही मैं कामना करती हूँ और बहुत शुभकामनाएं दी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा एक ये पद है और इसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना है। बिल्कुल उन्होंने काम किया है और अब आगे जो दायित्व मिला है उषा जी को, उस काम को आगे बढ़ाएं। तो नई अध्यक्ष के रूप में आज पदभार ग्रहण किया है। हरियाणा महिला आयोग की नई अध्यक्ष मिली हैं रेणु भाटिया के बाद उनको ये नई जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है। पंचकुला में पार्टी की तरफ से भी कई बड़े चेहरे इस पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज हरियाणा महिला आयोग की नई चेयरपर्सन ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। और फतेहाबाद से अगली बड़ी खबर मिल रही, जहां पर एक दर्दनाक भीषण हादसा हुआ है। प्राइवेट बस हादसे का शिकार हुई है। 52 सीटर बस बताया गया है जो अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। भीषण हादसे में 3 यात्रियों की मौत की खबर मिल रही है। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। सड़क हादसे में 12 यात्री घायल बताए गए। घायलों को टोहाना के
नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। अभी तक मृतकों की पहचान हालांकि नहीं हो पाई है। यात्रियों ने ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे फतेहाबाद से, जहां एक निजी बस अनियंत्रित होकर खेतों में जाकर पलट गई। इसमें 3 यात्रियों की मौत, जिसमें एक महिला भी बताई गई है। 12 जो यात्री है वो घायल बताए गए। 52 सीटर ये प्राइवेट बस थी जो हादसे का शिकार हुई। इसमें सवार यात्रियों ने बताया कि ड्राइवर लापरवाही से बस चला रहा था, जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। सीधे सीधे यात्रियों ने आरोप ड्राइवर पर लगाए हैं लापरवाही के। दर्दनाक भीषण यह हादसा फतेहाबाद में, जहां 52 सीटर निजी बस अनियंत्रित होकर खेतों में पलटी है। इस हादसे में 3 यात्रियों की जान गई है, एक महिला इनमें शामिल है। 12 यात्री घायल हुए, जिन्हें फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, राहत बचाव कार्य शुरू किया, घायलों को बाहर निकाला और उसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन 3 जो मृतक हैं उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। बहुत दर्दनाक भीषण सड़क हादसा हुआ है फतेहाबाद में, जहां एक निजी बस हादसे का शिकार हुई है। इस निजी बस में कई यात्री सवार थे। 52 सीटर बस बताई गई है। 3 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें एक महिला भी बताई गई है। साथ में 12 जो अन्य यात्री हैं वो घायल हुए हैं। इनको तुरंत बस से बाहर निकालकर फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। और यात्रियों ने एक बड़ी जानकारी दी कि लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। ड्राइवर की लापरवाही इस हादसे का एक बड़ा कारण बताई जा रही है। और जानकारी के साथ फतेहाबाद से मेरे सहयोगी सुनील इस वक्त और हमारे साथ फोन लाइन जुड़े हैं। सुनील, क्या और कब ये कैसे हादसा हुआ है, क्योंकि 3 लोगों की जान इसमें गई है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद से टोहाना आ रही एक बस थी जो 52 सीटर बस थी और सुबह अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई, जिसमें 3 लोग की मौत हो चुकी है और जो जबकि 12 यात्री जो है वो घायल हो चुके हैं और जिनको नागरिक अस्पताल टोहाना में भर्ती करवाया गया। लेकिन हादसा किस वजह से हुआ सुनील, जानकारी मिली है? साथ में ये बताइए कि जो 3 मृतक हैं, जो घायल हैं 12 लोग, उनके बारे में, उनकी पहचान के बारे में कोई जानकारी पुलिस ने साझा की हो? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जैसे प्रत्यक्षदर्शी हैं बस में सवार जो लोग थे वो कह रहे हैं कि बस चालक की लापरवाही है। बस चालक बड़ी तेजी के साथ सुबह बस चला रहा था। अचानक बोटी गांव जो आता है वहां पर मोड़, जब बस मोड़ने लगा तो अचानक से उसने एकदम से कट मार दिया, जिसके चलते बस अनियंत्रित होकर खेतों में जा टकराई। और गनीमत जो 12 यात्री घायल हुए हैं उनकी अभी तक पहचान नहीं हुई है, लेकिन जो 3 यात्री जो इसमें मौत हो चुकी है। शुक्रिया सुनील जानकारी के लिए। तो दर्दनाक हादसा हुआ है, 3 मृतक लेकिन पहचान नहीं हुई है, 12 लोग घायल हुए हैं, उनके बारे में भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। 52 सीटर ये बस बताई गई है, निजी बस थी जो अनियंत्रित होकर पलटी है खेतों में, जिसके चलते यह हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ड्राइवर तेज स्पीड के साथ ये बस चला रहा था और लापरवाही से बस चलाई जा रही थी, जिसकी वजह से बस अनियंत्रित होकर खेतों में जाकर पलट गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज रोहतक पहुंचे। यहां अग्निकांड प्रभावित जो दुकानदार है उनसे उन्होंने मुलाकात की। दुकानदारों की समस्याओं को लेकर लंबी बातचीत की गई। सीएम ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। अग्निकांड से नुकसान के आकलन के आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। डीसी को तत्काल कमेटी बनाकर नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने पीड़ित परिवारों के लिए राहत राशि की घोषणा की है। मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। घायलों के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की पहले से घोषणा की जा चुकी है। प्रभावित दुकानदारों को जल्द मदद पहुंचाने पर जोर दिया गया। प्रशासन को राहत कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस हादसे के बाद क्षेत्र में नुकसान का जायजा लिया गया। सरकार ने संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दुकानदारों ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी।
और यमुनानगर विधायक का व्हाट्सएप ही हैक हो गया। अधिकारियों नेताओं को मैसेज भेजे गए और मैसेज में पैसे मांगे गए। 2 साल पहले एक्स अकाउंट को भी निशाना बनाया गया था। घनश्याम दास अरोड़ा साइबर ठगी का शिकार हुए हैं। हैकर्स ने उनके नंबर से पैसे मांगने का संदेश भेजे। 2 साल में दूसरी बार विधायक को ही निशाना बनाया गया। मदद के नाम पर पैसे भेजने की अपील की गई थी। संदेश की जो भाषा थी, जब उस पर शक हुआ तो मामले का खुलासा हुआ। परिचित ने तुरंत इस पूरे मामले को मुख्य तौर पर विधायक के सामने ही साझा किया और जांच में व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने की पुष्टि भी हो गई। इससे पहले उनका एक्स अकाउंट हैक हुआ था। साल में दूसरी बार विधायक घनश्याम दास अरोड़ा को निशाना बनाया गया हैकर्स की तरफ से और इस बार उनका व्हाट्सएप हैक हुआ है, जिसके जरिए पैसे मांगे जा रहे थे। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष उदयभान पलवल पहुंचे। यहां पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। एसआईआर को लेकर BLA 2 प्रशिक्षण शिविर यहां पर आयोजित किया गया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश इस में दिए गए और कर्ण दलाल ने भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। भाजपा पर सबूत मिटाने का आरोप लगाया। बंगाल में EVM में कहा कि आग लगवाई गई। EVM से जुड़े सबूत मिटा रही है बीजेपी। ये बड़ा आरोप कर्ण दलाल की तरफ से लगाया गया है। इस तरह से SIR को एक हथियार बना करके बंगाल को लूटा गया, बिहार को लूटा गया, पूरा सरकारी चोरी करने गई। इसी तरह के षड्यंत्रों को रोकने के लिए आज की ये मीटिंग बुलाई है। उनको वर्कशॉप में पूरी तरह से एक मुद्दे पर काफी समझाया है, ब्रीफ किया है पूरी तरह से। और हमारे जो सजग कार्यकर्ता हैं उनमें किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। आज जितनी भी धांधलियां जो इलेक्शन कमीशन की हिदायतों के मुताबिक रिकॉर्ड को संभाल करके रखना होता है, जो इलेक्शन पटिशन में एक कानून है कि आप सारे रिकॉर्ड को संभाल के रखेंगे, इन्होंने पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ बेईमानी की है, चाहे वो बंगाल है, बिहार है, हरियाणा है, हर जगह इन्होंने रिकॉर्ड को खराब करने की कोशिश की है। और बंगाल में तो सीमाओं को लांघ करके उस रिकॉर्ड को ही जलाने का काम किया। ये साबित करता है कि भाजपा इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करके और सारे सबूत मिटा करके अपनी बेईमानी को, ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने में लगे हुए। देखिए, बीजेपी जिस तरह से दूसरे प्रदेशों में उसने SIR के जरिए बहुत बड़ी संख्या में वोट काटने का काम किया, उससे आज कांग्रेस पार्टी सजग है। और उसी के तहत जब हम जिलाध्यक्ष बने, उसके तहत सबसे पहला काम किया कि BLA 1 बनाया और BLA 1 ने सभी विधानसभाओं में BLA 2 बनाने का काम किया। उस BLA 2 की आज हमारा प्रशिक्षण शिविर था होटल में। हम हर तरह से सजग हैं और एक भी वोट हम गलत जोड़ने नहीं देंगे और कोई जो सही वोट है वो उसको पार्टी के साथ जोड़ेंगे, उसको बूथ के साथ जोड़ेंगे। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां 2 घंटे तक स्टेट हाईवे को जाम रखा गया। हाईवे पर धरने पर विधायक रामकरण काला बैठ गए। संघर्ष कमेटी की कॉल पर यह सांकेतिक धरना दिया गया। हाईवे जाम होते ही वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। प्रशासनिक अधिकारियों के न पहुंचने पर रोष और ज्यादा बढ़ गया। महापंचायत के बाद जाम का फैसला लिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाया। संघर्ष कमेटी ने GT रोड जाम की चेतावनी दी। धार्मिक स्थलों के आसपास अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। सरकारी जमीन और सड़क किनारों से कब्जे हटाने की मांग की गई। और हम सबका एक ही लक्ष्य है कि हमने शाहबाद में जिस प्रकार का एक अतिक्रमण हो रहा है उससे छुटकारा पाना है। और इसीलिए प्रशासन भी उसमें पूरी तरह से मुस्तैद है, लगा हुआ है। और आपकी जितनी भी डिमांड आप सबने दी है उन सब पे खड़ा करने का काम किया जाएगा। आपकी एक एक डिमांड को पूरा किया जाएगा। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले दिनों में उन जितनी भी आपकी जो बात आप सबने रखी थी उस बात पे एक एक पे फूल चढ़ाए जाएंगे। और जहाँ भी चाहे वो पक्के घर बने हैं सबको नोटिस भी दिया गया है। लेकिन ये हम सब पहली बार इकट्ठे हुए हैं, इसी का समाधान अगर हम पहले सोच लेते
तो इस समस्या का समाधान पहले ही हो जाता। कुरुक्षेत्र में उत्तर भारत सरोखाप महापंचायत हुई। सरोखाप महापंचायत चिंतन शिविर समाप्त हो गया है। 3 दिन का शिविर था। अंतिम दिन 5 प्रमुख सामाजिक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। प्रस्तावों को लागू कराने के लिए 21 सदस्यीय कमेटी बनेगी। 1 महीने में सरकार को प्रस्ताव भेजे जाएंगे। कमेटी की तरफ से हरियाणा के 90 विधायकों तक सभी के सभी प्रस्ताव पहुंचाए जाएंगे। 200 से ज्यादा खाप पंचायत प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी की इसमें भागीदारी रही। और नरेश टिकैत ने समाज सुधार को लेकर दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों को कहा कि ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं ताकि समाज में हम सुधार कर सके, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कहा कि सरकारी मान्यता न दी जाए, इससे समाज का ताना बाना टूट रहा है। नशा रोकने के लिए जिला स्तर पर कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया गया। देखिए, लगभग 2 मंथ पहले रोहतक के अंदर लाडोत गांव के अंदर एक खापों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था और उसके अंदर ये फैसला लिया गया था कि 3 दिवसीय एक अधिवेशन, एक चिंतन शिविर खापों द्वारा किया जाएगा। तो उसका फैसला लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला के अंदर 3 दिन रहने खाने की व्यवस्था संस्था के द्वारा की गई और जो भी 3 दिन का कार्यक्रम चला उसके अंदर उत्तर भारत की लगभग सभी खापे यहाँ पर पहुंची और लगभग 200 के लगभग सामाजिक व धार्मिक संगठन व कर्मचारी संगठन, छात्र संगठन यहाँ पर पहुंचे। समाज में जो कुरीतियां है इनके खिलाफ आवाज उठा रहे भाई समाज बचे। आज समाज में जितनी कुरीतियां हो रही है, नशे की हो, दहेज प्रथा की, भ्रूण हत्या, मृत्यु भोज पे खर्चा करना, तो समाज में जिस क्षेत्र में जो भी कुरीतियां है तो उसके खिलाफ समाज के जिम्मेदार आदमी, सर्व जाति, किसी एक बिरादरी का नहीं, एक जाति का नहीं, तो सब यहाँ से आए और बड़ा अच्छा लगा। और समाज को जो समाज में दिशाहीन हमारी युवा पीढ़ी हो रही तो उसे सुधारने का भी वो है, बातचीत एक यही माध्यम है। खबर हांसी से है, जहां स्वागत द्वार को लेकर विवाद गहरा गया है। प्रस्तावित द्वार को लेकर 2 हिस्सों में समाज बंट गया है। यादव समाज के 2 गुट आमने सामने आ गए हैं। एक पक्ष आरूढ़ द्वार निर्माण के समर्थन में है, दूसरा पक्ष राव तुलाराम द्वार बनाने की मांग पर अड़ गया है। राव तुलाराम चौक के पास ही द्वार निर्माण को लेकर यह विवाद है। विवाद बढ़ने पर फिलहाल निर्माण कार्य रोक दिया गया है। मुद्दे को लेकर महापंचायत में प्रदेश भर से प्रतिनिधि पहुंचे। महापंचायत में राव तुलाराम द्वार की मांग दोहराई गई। व्यक्तिगत तौर पर अपने समाज के बीच में उनके द्वारा किए गए अनुरोध पर स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी की मूर्ति के बारे में कुछ सोच विचार सहयोग आपस में होना था, उसको लेकर मैं और गगन यादव और हमारे दूसरे साथी यहाँ मौजूद रहे थे। संविधान ये कहता है कि हमको अपने अधिकार की बात कहने में कभी हिचक नहीं होनी चाहिए और राव तुलाराम जी की मूर्ति का अनावरण हमारा संवैधानिक अधिकार इसलिए है कि और देश की संपत्ति है, देश की विरासत है, इसलिए हम उस समर्थन को, यहाँ के लोगों को समर्थन देने के लिए आए थे और माननीय विधायक से अपनी बात निवेदन करने आए थे कि इस चौक पर राव तुलाराम जी की मूर्ति जो हमारे तमाम गांव देहात के किसान मजदूरों नौजवानों की भावना से प्रेरित है, उसको लगवाने में सहयोग करें। ऐसा है जैसा कि आपको पता है, पिछले 10-12 दिन से एक आरूढ़ महाराज जी के द्वार को लेके यादव समाज के अंदर रोष था। समाज के आगंतुक लोगों ने विधायक जी से मीटिंग की। विधायक जी से मीटिंग करने के बाद विधायक जी ने कहा कि अगर यादव समाज इकट्ठा होके मेरे से कहता है तो मैं इस द्वार को किसी अन्य जगह शिफ्ट कर लूंगा और यहाँ हम राव तुलाराम का द्वार बनाने का काम करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज पूरा समाज यहाँ एकत्रित था और उसके विधायक जी ने वो अपना संदेश भी भेजा है कि 11-11 आदमियों की कमेटी बना के 11-11 मेंबर दोनों कमेटियों से होंगे, कमेटी बना के जो फैसला लेंगे वो फैसला मंजूर करने का काम करें।
पंजाब के लुधियाना में आयोजित 346वें मासिक विधवा राशन एवं सहायता वितरण समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री सैनी ने लाला जगत नारायण निष्काम सेवा समिति की सराहना करते हुए बताया कि संस्था साल 1997 से समाज सेवा के कामों में जुटी हुई है। अब तक 1,65,000 से भी ज्यादा विधवा महिलाओं को राशन, 1,15,000 महिलाओं को सिलाई मशीनें, 25,000 बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा और 385 दिव्यांगों को साइकिलें दे चुकी है। समारोह में मुख्यमंत्री सैनी ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं और बेटियों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसे पर आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। लुधियाना में 306 आगे बढ़ा रही है। मेरे लिए बहुत ही परम सौभाग्य का दिन है कि आज हम सब यहाँ पर लाला जगत नारायण जी उसको भी आज इस अवसर पर याद कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन, अपनी जिंदगी साथियों सच ते राष्ट्र भगती ते समाज सेवा दे लई समर्पित कर दी है। लाला जगत प्रकाश जी ने वो ऐसी महान विभूति सन जिन्होंने इस देश की आजादी लई महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लाला जी का जीवन साथियों सानू ये सिखाता है कि सच भले मुश्किल होवे परंतु अंत दे विच जीत सच दी होंदी है। गौरतलब है कि लाला जगत नारायण निष्काम सेवा समिति पिछले 346 महीने से लगातार समाज सेवा का कार्य कर रही है और जो अपने आप में एक अद्भुत उपलब्धि है। सीएम सैनी ने बताया कि सेवा अभियान की शुरुआत वर्ष 1947 में जगदीश बजाज ने की थी। तब से लेकर अब तक संस्था ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए लगातार कार्य किया है। समिति की ओर से 1,65,000 से अधिक विधवा माता बहनों को राशन सहायता प्रदान की जा चुकी है। कोविड महामारी के कठिन दौर में भी संस्था के स्वयं सेवकों ने घर घर पहुंचकर जरूरतमंद परिवारों तक राशन पहुंचाने का काम किया। अब तक 385 दिव्यांग जनों को साइकिलें वितरित की गई है। 1,15,000 से अधिक महिलाओं को सिलाई मशीनें उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही 25,000 से अधिक बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देकर उन्हें आधुनिक तकनीकी ज्ञान से जोड़ा गया। सेवा कम की शुरुआत 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ श्री जगदीश बजाज जी ने साथियों की सी। आज जो साडे विच नहीं है, मैं उन्होंने भी साथियों अज नमन करता हाँ। साथियों जदों मैनू इस सोसाइटी दे सेवा कामां दे बारे दस्या गया, बताया गया, ता सच्ची गल यह है कि मेरा सिर श्रद्धा दे नाल इन्हां दे आगे झुकदा है। साथियों संस्था ने अब तक 1,65,000 तो ज्यादा लोड़वंद विधवा माताओं ते परिवारां नूं राशन वंडण दा, राशन पहुंचाण दा काम कीता है। कार्यक्रम
महिला सशक्तिकरण और अंत्योदय की भावना का प्रेरक उदाहरण बताते हुए ऐसे प्रयासों को समाज की सबसे बड़ी ताकत बताया है। और हमारा हरियाणा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।